Hi everyone, welcome back. So today also we'll try to understand what is narration, कौन कौन से टॉपिक आते हैं. लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू द लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कल हमने क्या किया था. सो एक छोटा सा रिकैप रखेंगे. येस्टरडे वी लर्नड अबाउट कि नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, एंड उसके बाद हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. पहला असर्टिव, सेकंड इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी, फिफ्थ इज ऑप्टेटिव. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन 5 पार्ट में डिवाइड हो गया सेंटेंस. बट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड. राइट, दोनों ही आपके सिलेबस के पार्ट हैं. सबसे पहले जो मैंने असर्टिव सेंटेंस के ऊपर बात किया था कि असर्टिव सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, एक जनरल स्टेटमेंट होती है. देन आई टोल्ड यू कि अगर आपको असर्टिव सेंटेंस मिलता है और असर्टिव सेंटेंस में अगर आपसे पूछा जाता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है तो क्या आपको दिमाग में रखना होगा. तो कभी भी जब आपको डायरेक्ट सेंटेंस मिलेगा तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी है. अगर आपने इतना पता लगा लिया तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया. तो रिपोर्टिंग वर्ब प्लस रिपोर्टिंग स्पीच आइडेंटिफाई करना, उसके बाद देखना कि सेंटेंस किस टाइप का है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है. ये रहा आपका दूसरा काम. तीसरा काम होगा आपका चेंज करने का. अगर असर्टिव सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या चेंजेस होंगे, जैसे मैंने बताया था उसके अंदर अगर आपको सैड दिया हो तो वो सैड ही रहता है, सैड टू दिया हो तो टोल्ड में बदल जाता है, सेज दिया है तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे. तो ये मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के चेंजेस क्या होंगे. उसके बाद मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या चेंज आएंगे. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर मैं चेंजेस की बात करूं, सबसे पहले देयर वुड बी चेंज इन टेंस. टेंस में चेंज होगा, बिल्कुल होगा. देयर वुड बी अ चेंज इन प्रोनाउन, देयर वुड बी अ चेंज इन इन्वर्टेड कोमा, देयर वुड बी अ चेंज इन व्हाट, देयर वुड आल्सो बी चेंज इन एडवर्ब्स, डिटर्मिनर्स. इसके अंदर भी चेंज होगा. वो सारे चेंजेस मैंने आपको गिनवाए थे. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, विल ट्राई टू बिगिन दिस लेक्चर विद इंटेरोगेटिव सेंटेंस. आज मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस से शुरुआत करूंगा. आज मेरे पास पेन नहीं है, आज मुझे पेन नहीं मिल रहा, तो आई विल ट्राई टू टीच यू विद माई हैंड ओनली. तो मैं फिंगर की मदद से यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं भाई. इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपको सेंटेंस में मिल जाए और एग्जामिनर आपसे पूछे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको चेंज करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हुए सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई ये इंटेरोगेटिव है या नहीं है. अगर इंटेरोगेटिव आइडेंटिफाई कर लिया, पर्टिकुलर सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है. आइडेंटिफाई कैसे करोगे, दो तरीके हैं. पहला, अगर लास्ट में डायरेक्ट स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो समझ जाना कि भाई ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या है, टाइप है. उसके बाद दूसरी चीज ये है, अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, या फिर किसी क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तब भी क्या है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ओके, तो ये तो आइडेंटिफिकेशन होगी. जब ये प्रूव हो ही गया, जब ये आइडेंटिफाई हो ही गया कि गिवन सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फिर आपको करना क्या है, 4 स्टेप में डिवाइड किया है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना. 4 स्टेप जो है, ये 4 स्टेप डिफरेंट होंगे किससे, असर्टिव सेंटेंस से. उसके बाद टेंसेज में जो चेंज आएगा, प्रोनाउन के अंदर जो चेंज आएगा, डिटर्मिनर के अंदर जो चेंज आएगा, दैट विल रिमेन द सेम. वो बिल्कुल सेम रहेगा. लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो चेंज आएगा वो अलग है. असर्टिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज आ रहा था वो अलग है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर चेंज आएगा वो अलग रहेगा. ठीक है. रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा. जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम कोमा, इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद दैट कंजंक्शन का यूज करते थे. यहाँ पे दैट कंजंक्शन नहीं चलेगा. यहाँ पे या तो आपको इफ और वेदर कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा या क्वेश्चन वर्ड को ही यूज कर लोगे. डिपेंड करता है क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है या फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है. ठीक है. तो ये थोड़े चेंजेस हैं. अब मैं आपको बहुत एक्सप्लेन्ड करता हूं, इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से बताऊंगा. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब आपने आइडेंटिफाई कर ही लिया कि आइडेंटिफाई होने के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो भाई जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दिया है या फिर सैड दिया है, वो आपका आस्क्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, वो आस्क्ड वर्ब के अंदर चेंज हो जाएगा. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. दूसरा, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करोगे किसी भी सेंटेंस को, तो लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क दिया होगा ना सेंटेंस के अंदर, वो आपको ड्रॉप करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तीसरी चीज, अगर आपका क्वेश्चन जो है किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होता है, ध्यान से सुनो,
अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई जो रिपोर्टेड स्पीच है उसकी शुरुआत किसी हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो आप क्या करोगे, इफ और वेदर कंजंक्शन कोई भी यूज कर लो, लेकिन इसके अंदर भी थोड़ा माइनर चेंजेस होता है, लेकिन आपको इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपका जो मन करे, इफ यूज करो या वेदर यूज करो, दोनों यूज कर सकते हो। जनरली इफ यूज करते हैं फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पर्टिकुलर कंडीशन। तो आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करने के बाद इफ का यूज करोगे, ठीक है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है तभी, अदरवाइज इफ और वेदर का यूज नहीं होगा। दूसरा केस, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से है, क्वेश्चन वर्ड बोले तो, क्वेश्चन वर्ड बोले तो WH फैमिली के जितने भी वर्ड होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं इसको, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, राइट, अगर इस तरह के वर्ड आपको मिलते हैं तो क्या करोगे, उस केस के अंदर जब आप इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करोगे तो आपको वही वर्ड यूज करना है, क्वेश्चन वर्ड जो दिया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। दोबारा सुन लो ये वाला केस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में, आपकी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ना होके किसी क्वेश्चन वर्ड से हो, क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स, उनसे शुरुआत हो, तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करते हुए आपको वही क्वेश्चन वर्ड यूज करने हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। 3 स्टेप हो गए। चौथा स्टेप सुन लो, इंटरोगेटिव फॉर्म जो है, जो आपकी गिवन सेंटेंस के होंगी, जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो आपकी इंटरोगेटिव फॉर्म जो है वो अगर मेंशन्ड है, जो कि मेंशन ही होगी क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो इस तरह से उसका स्ट्रक्चर मिलेगा, पहले आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मेन वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको चेंज कर दोगे किसमें, अजर्टिव फॉर्म में। अजर्टिव फॉर्म का मतलब है कि स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और क्वेश्चन मार्क जो था वो ड्रॉप हो जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहने का मतलब है जो आपकी इंटेरोगेटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा असर्टिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर व्हेन यू ट्राई टू कन्वर्ट अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच, अगर आपका गिवन सेंटेंस जो है इंटेरोगेटिव है, ठीक है। चारों स्टेप समझ में आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं इसी के अंदर, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जैसे देखिए इसके अंदर वही चीजें दोबारा दी गई है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है, आस्क्ड, इंक्वायर, वांट, वांटेड, नो, मतलब ये कह रहा है अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कुछ भी हो, सैड टू हो या फिर सैड हो, वो इन सभी चीजों के अंदर बदल सकती है। शुरुआत में तो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ आस्क्ड के अंदर ही बदलेगी, लेकिन देर आर अदर वर्ब्स ऑल्सो जो कि डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग, उस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग चाहिए, कई बार आपको आस्क्ड वाला मीनिंग चाहिए, कई बार आपको इंक्वायरी वाला मीनिंग चाहिए, कभी आपको वांटेड वाला मीनिंग चाहिए, कभी आपको डिमांड वाला चाहिए, कभी आपको वंडर वाला चाहिए। अब यहाँ पे देखो, इस कॉन्टेक्स्ट को देखो, लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मदर सैड टू डॉटर, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो आपका दिमाग में तो ये पता चल गया हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी तो आप इन्वर्टेड कोमा अगर ड्रॉप करोगे तो कंजंक्शन कौन सा यूज करोगे, इफ और वेदर, यहाँ पे आपने इफ यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपके सेंटेंस कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरोगेटिव, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज किया और यहाँ पे क्या यूज किया है, मेन वर्ब। तो इतना भी आपको पता होगा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट सेंटेंस को, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर, तब आपको ये जो इंटरोगेटिव फॉर्म है इसको असर्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा, मतलब जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपकी क्या आएगी, मेन वर्ब। इतना भी पता चल गया, और लास्ट में जो गिवन ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी ड्रॉप करना पड़ेगा, ये भी पता चल गया। अब इतना तो हमें पता चल गया, अब आते हैं जो हमने असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो चीजें सीखी थी कि टेंस के अंदर क्या चेंज होगा, प्रोनाउन के अंदर क्या चेंज होगा, डिटर्मिनर्स के अंदर क्या चेंज होगा, एडवर्ब्स के अंदर क्या चेंज होगा, वो सारे चेंजेस ऐसे के ऐसे ही यहाँ पे चेंज जो है एप्लीकेबल होंगे। बस डिफरेंस क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करोगे तो इफ और वेदर कंजंक्शन, अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, अगर क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो वही क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा कोमा इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप होने के बाद। दूसरी, आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर जो भी दिया होगा, सैड टू या फिर सैड जब भी जो दिया होगा वो चेंज हो जाएगा इन सभी वर्ब्स के अंदर, आस्क्ड, इंक्वायर, वांट, राइट, नो, डिमांड, वंडर, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। एक ये हो गया। अब इस गिवन सेंटेंस में देखिए, मदर सेड टू डॉटर हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, जब यहाँ पे सैड टू था
तो हमने इसको आस्क्ड के अंदर बदल दिया है। रीजन बीइंग क्योंकि वो इंक्वायरी कर रही है एक हिसाब से, अपनी डॉटर से पूछ रही है मदर कि आपने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट किया। अगर मैं इसको आस्क्ड की जगह इंक्वायरी भी लिख सकता हूँ, मदर इंक्वायर्ड डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए भाई, ये जो मैंने यू प्रोनाउन है, इसके अंदर जो यू प्रोनाउन यूज किया है वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा। अब आते हैं प्रोनाउंस पे कि प्रोनाउन जो है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सीखे थे, आप लोग अगर सेकंड लेक्चर ये देख रहे हो, लेक्चर नंबर 7, तो 6 लेक्चर जो है उसको पहले रिविजिट कीजिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि प्रोनाउन में क्या चेंजेस आता है। लेकिन मैं फिर भी आपको जल्दी से बता दूं, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि होता है आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि क्या होता है सिर्फ यू, अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो कि क्या होता है ही, शी, इट, दे, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है किसके अंदर, ये सारे किसके अंदर होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होंगे भाई। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको ये प्रोनाउन मिलते हैं तो उनके अंदर जो चेंजेस आएगा वो डिपेंड करेगा कि वो प्रोनाउन किस नंबर का है या फिर कैसा है। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी है, वो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, मदर। सेकंड क्या है, यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इट इज यू। यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होगा, इस केस में ऑब्जेक्ट क्या, रिपोर्टिंग वर्ब का डॉटर, तो यू जो है डॉटर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आता, ही, शी, इट, दे जो है अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मेंशन है वो सेम रहते हैं। अब इस केस के अंदर देखिए ये जो यू है वो ऑब्जेक्ट जो है इसका वर्ब का, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब आप देखिए, तो मैं यू को जब चेंज करूंगा डॉटर के अकॉर्डिंग, और डॉटर का प्रोनाउन मैं यहां पे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, शी, जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद अब टेंस में क्या चेंज होगा, क्योंकि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसके अंदर चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज अकॉर्डिंग और विल चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने इसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर भी चेंज कर दिया, हैड कंप्लीटेड। अब योर जो है ये पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है यू का, ठीक है। योर जो है पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है, प्रोनाउन नहीं है, इट इज अ डिटर्मिनर। योर पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर है किसका, यू का। तो ये जो है वैसे सेकंड पर्सन है, यू इज अ सेकंड पर्सन, उसका पॉजेसिव केस का क्या है, डिटर्मिनर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करना पड़ेगा। जो सेकंड पर्सन है अगर उसके भी पॉजिटिव केस के डिटर्मिनर्स अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट विल आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच का भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर। अब यहाँ पे शी का क्या होगा, पॉजिटिव केस का डिटर्मिनर दैट इज हर्स, तो आप यहाँ पे हर लिखोगे, ठीक है। सो माई मदर आज डॉटर इफ शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो इतना आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन मार्क मैंने ड्रॉप कर दिया, गिवन सेंटेंस इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर था, मैंने इसको अजर्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कर दिया, सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अब इसमें यही लिखा है कि इन्वर्टेड कोमा जब आपको मिल जाएगा तो क्या करना है, इफ और वेदर कंजंक्शन यूज करना है। अगर आपका सेंटेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, हु, व्हेन, व्हाट, अगर इससे शुरुआत होती है तो आप जो है इन्वर्टेड कोमा को रिप्लेस करके वो ही क्वेश्चन वर्ड को यूज करोगे। जैसे इस केस में देखिए, द टीचर सेड टू रोहन, अब सेड टू को हम चेंज कर देंगे आस्क्ड में, क्योंकि वाई आर यू लेट इज अ क्वेश्चन, तो उसने उससे इंक्वायरी की, आस्क्ड। अब इसमें देखो वाई जो है रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में यूज हुआ है, दैट मीन्स क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम कोमा इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके इसी क्वेश्चन वर्ड को यूज कर लेंगे वाई। प्रोनाउन में जरूर चेंज आएगा, यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, उसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, रोहन। अब रोहन का हमें क्या यूज करना है, प्रोनाउन। रोहन का प्रोनाउन आप ही यूज कर लोगे। उसके बाद आर लेट, आर से हमें पता चल गया इसका टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आर जो है वॉज के अंदर चेंज हो गया। हालांकि जो गिवन सेंटेंस था इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर था, पीछे क्वेश्चन मार्क था वो ड्रॉप कर दिया हमने, और जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट के बाद यूज कर ली। हेल्पिंग वर्ब जो थी वॉज, वो हमने सब्जेक्ट के बाद यूज कर ली उसको असर्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनाने के लिए। आ गया समझ में, बहुत आसान है। आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर
टेंस में जो चेंज आएगा, प्रोनाउन में जो चेंज आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस के अंदर जो चेंज आएगा, वो वही चेंज रहेगा जो असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज होगा। जो असर्टिव सेंटेंस जो हम लेक्चर नंबर 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया कि टेंसेस के अंदर क्या चेंज आता है, प्रोनाउंस के अंदर क्या चेंज आता है, एडवर्ब्स के अंदर क्या चेंज आता है, डिटर्मिनर्स के अंदर क्या चेंज आता है, तो वही रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा और समझने का है नहीं, लेकिन लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखा है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो मिलता है तो आपको असर्टिव सेंटेंस में जरूर लिखना है बिफोर चेंजिंग द नरेशन। अब हम आते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पीवाईक्यू देखते हैं। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो देख लो लास्ट, जिसमें ये लिखा है रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑब्जेक्ट। देखिए अगर किसी केस के अंदर रिक्वेस्ट और एडवाइस हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर किसी केस के अंदर किसी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई रिक्वेस्ट और एडवाइस आपको दिख रही हो, या फिर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई रिक्वेस्ट और एडवाइस आपको दिख रही हो, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सॉरी, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई रिक्वेस्ट और एडवाइस आपको दिख रही हो, तो आप उसको चेंज कैसे करोगे? आप रिक्वेस्ट और एडवाइस के लिए आप कुछ ना कुछ मॉडल वहां पे यूज करोगे, राइट। रिक्वेस्ट और एडवाइस आप लिख दोगे वहां पे, प्लस फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर टू क्या लिखोगे? इन्फिनेटिव। जैसे इस केस के अंदर देखिए, शी सैड टू हर फ्रेंड, कुड या फिर वुड, दोनों इसमें से कुछ भी यूज हो सकता है। कुड यू प्लीज लेंड मी सम मनी। अब इसमें क्या है? दिस इज अ रिक्वेस्ट। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, दिस रिपोर्टेड स्पीच, इसके अंदर क्या आपको एसेंस दिख रहा है? इसके अंदर एसेंस क्या है? रिक्वेस्ट का। तो जब ये बता रहा है कि अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भाई कोई रिक्वेस्ट हो या फिर कोई एडवाइस दी जाए, तो आप करोगे क्या? आप रिक्वेस्ट और एडवाइस को रिपोर्टिंग वर्ब में लिखोगे। पहले तो सैड टू को चेंज करोगे किसमें? रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड, क्योंकि सैड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो रिक्वेस्ट की हमने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, फिर हमने लिखा आवर फ्रेंड, फिर हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ड्रॉप करके क्या यूज करना है? टू। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। ये यही कह रहा है, रिक्वेस्ट और एडवाइस जो भी वर्ब यूज करोगे वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करो जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर फ्रेंड से, ऑब्जेक्ट मैंने यूज कर लिया, दैट इज अन ऑब्जेक्ट। उसके बाद मैंने क्या है? टू का यूज किया है। टू के बाद इन्फिनिटिव यूज करना है, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। यहाँ पे जो वर्ब थी लैंड, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, जो उसने पैसे उधार जो कोशिश कर रहा था मांगने की, तो वो है शी रिक्वेस्टेड अ फ्रेंड टू लेंड हर सम मनी, राइट। तो ये हो गया, ये चेंज हो जाएगा। कोई ज़्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर ये वाला केस आता है तो इसको ऐसे करना। अब पीवाईक्यू देखते हैं फटाफट। लेट्स सी द पीवाईक्यू। 2018 के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक क्वेश्चन आया था आपके सीईपीएफ में। क्वेश्चन सेज दैट द टीचर सेड टू मी, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखो। शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो इतना मुझे पता चल गया भाई ये क्या है? इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले व्हाट यू विल डू, क्वेश्चन मार्क ड्रॉप कर दोगे। जो भी रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सेड टू दिया है, दैट विल चेंज इनटू अ वर्ब आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ओके, नो, वांटेड, इस तरह की चीजें उसमें यूज कर सकते हो। यहाँ पे एसेंस किसका आ रहा है? आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई। ओके, ये क्या है? इसका एसेंस क्या है? पूछ रहा है कुछ, इंक्वायरी कर रहा है, आस्क्ड, राइट। तो यहाँ पे आप सेड टू को ड्रॉप करके आस्क्ड लिखोगे, क्वेश्चन मार्क को ड्रॉप करके आप क्या करोगे? इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत रिपोर्टेड स्पीच की हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो आर को ड्रॉप करके आप क्या यूज करोगे? इफ का यूज कर लोगे। उसके बाद यू जो है दैट इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मी, दैट इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और यू क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। तो यू को किस में चेंज करोगे? मी के अंदर। तो यहाँ पे आई लिखोगे, ओके। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आई, जैसे ये लिखा है। इसका टेंस बताओ क्या है? आर यू नॉट अशेम्ड, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव में है। आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, ओके। हाँ, तो टेंस इसका यही है। अशेम्ड इज अ पास्ट पार्टिसिपल। अशेम्ड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हो। तो ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस को किसके अंदर चेंज करेंगे? पास्ट इनडेफिनिट टेंस के अंदर। यहाँ पे इफ आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ टेलिंग अ लाई, ये ऐसे हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान था। अगला देखते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस
थर्ड टाइप है सेंटेंसेस की। अभी तक अब कौन कौन से देखे? असर्टिव, सेकंड देखा इंटेरोगेटिव, अब हम क्या देख रहे हैं? इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई ऑर्डर हो, एडवाइस हो, ठीक है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस जब आपको मिलेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, अगर उसके अंदर सेड टू दिया है तो आप ढेर सारी वर्ब में उसको चेंज कर सकते हो। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, आस्क्ड, इस तरह की चीजों में आप उसको क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर जो कोमा इन्वर्टेड कोमा जो आपको दिए हुए हैं उसकी जगह आप टू और नॉट टू का यूज करोगे, कोई कंजंक्शन यूज नहीं करोगे इसके अंदर। टू और नॉट टू, नॉट टू जब यूज करोगे अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर नेगेटिव कुछ ना कुछ यूज हुआ है, नेगेटिव वर्ब यूज हुई है, तब नॉट टू यूज करोगे। अगर पॉजिटिव वर्ब यूज हुई है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो टू से काम चल जाएगा। अब एक इसमें देखते हैं, ये भी वही कह रहा है, चीजें रिपीट ही कर रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या करना है? ये चेंजेस करना है। कमांड का यूज कर सकते हो, ऑर्डर का, बैग, रिक्वेस्ट, एडवाइस, फॉरबिड, सजेस्ट, प्रपोज, अश्योर, आस्क, रिमाइंड, वॉर्न, अग्री, रिफ्यूज, प्रॉमिस, ये सारी वर्ब आप यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल ही है, शी सेड मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक। एसेंस क्या है इसका? सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफिकेशन का। यहाँ पे मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस लिख दिया और उसके बाद ये सेंटेंस यहाँ पे लिख दिया, आपके लिए आसानी होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ये इंपेरेटिव का ही है। एग्जाम में थोड़ी ना लिखाएगा ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस तो आपको ढूंढना पड़ेगा, तभी सारा काम चलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कि जिसके अंदर कोई ऑर्डर हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो, ढेर सारी ऐसी चीजें हो, राइट। मोहन प्लीज ब्रिंग मी दैट बुक, ये क्या है? रिक्वेस्ट है। अगर ये रिक्वेस्ट है तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या करोगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सैड लिखा है तो सैड विल चेंज इनटू इन दिस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन। ये है क्या? रिक्वेस्ट है, तो सैड जो वर्ब है वो रिक्वेस्ट के अंदर चेंज हो जाएगी। क्योंकि सैड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप रिक्वेस्ट की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां तक हो गया। कोमा इन्वर्टेड कोमा को आप ड्रॉप कर दोगे, फिर आप क्या यूज करोगे? टू। शी रिक्वेस्टेड हुम, मोहन, मोहन रिक्वेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद टू क्या है? क्योंकि टू हम यहाँ पे यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ एनी कंजंक्शन, राइट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्टेड स्पीच है ये पॉजिटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नोट टू का यूज नहीं किया, सिर्फ टू का यूज कर लिया और उसके बाद क्या यूज कर लिया? वर्ब। तो ये क्या हो गया? पूरा इन्फिनिटिव हो गया। दिस इज कॉल्ड एज एन इन्फिनिटिव। सो शी रिक्वेस्टेड मोहन टू ब्रिंग हर दैट बुक। यहाँ पे जो प्रोनाउंस के अंदर क्या चेंज हुआ है वो मैं बता देता हूँ। मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी का आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव केस, जो कि क्या होता है? हर। ओके, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है, आई और मी होता है ना। आई क्या है? सब्जेक्टिव केस, मी क्या? ऑब्जेक्टिव केस। अब मी जो है फर्स्ट पर्सन जरूर है लेकिन ऑब्जेक्टिव केस है। अब फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। लेकिन शी जो हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, उसका ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना पड़ेगा। कल भी मैंने बताया था, जब आप प्रोनाउन को चेंज करते हो सिर्फ उसका पर्सन चेंज होता है, जेंडर चेंज नहीं होगा, नंबर चेंज नहीं होगा, केस चेंज नहीं होगा। केस का मतलब पॉजेसिव केस का है या फिर जो भी केस है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्वर्टेड कोमा के अंदर क्या चेंज आएगा? ये आपके सामने है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देख लो इसको। इन्वर्टेड कोमा के अंदर चेंज क्या आएगा? टू और नॉट टू का यूज करोगे। अगर वर्ब आपकी कैसी है? नेगेटिव, तो नॉट टू का यूज करोगे। अगर पॉजिटिव है तो टू का यूज करोगे। इस केस में देखो डायरेक्टली बस इतना बताता हूँ, रिपोर्टेड स्पीच जो लिखी है आपको यहाँ पे लिखा गया है, शी सेड टू द पोस्टमैन ईदर गो और वेट। ये क्या है? प्रपोजल है, एडवाइस है, या तो रुको या जाओ। इधर गो और वेट, जब ये किस तरह का सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव हो गया। तो सेड टू का आपने क्या लिख दिया? आस्क्ड में, राइट। सो शी आस्क्ड टू द पोस्टमैन ईदर टू गो और वेट। अब ईदर और ये क्या होते हैं? सेम रैंक के, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट, दीज आर कॉल्ड एज एन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है जो कि सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करेंगे। सेम रैंक के स्ट्रक्चर से मतलब है अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लिख दिया तो और के बाद भी ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इधर के बाद कोई सब्जेक्ट लिख दिया तो और के बाद भी सब्जेक्ट आएगा। इधर के बाद कोई वर्ब लिख दो तो यहाँ पे भी वर्ब आएगी। इधर के बाद कोई डिटर्मिनर लिख दिया तो यहाँ पे भी डिटर्मिनर आएगा। इस इधर के बाद कोई एडजेक्टिव लिख दिया तो यहाँ पे एडजेक्टिव। इधर के बाद कोई एडवर्ब लिख दिया तो यहाँ भी एडवर्ब। यहाँ पे ये टू गो क्या है? टू गो इज अ इन्फिनेटिव, तो और के बाद भी इन्फिनेटिव आना चाहिए, यहाँ पे टू लगना चाहिए ना। और टू वेट, इधर टू गो और टू वेट। ये जो टू है ये टू दोनों के लिए कॉमन है, गो के लिए भी और वेट के लिए भी। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि टू जो है सिर्फ गो के लिए है, नहीं, ये जो टू है ये वेट के लिए भी है।
सो ईदर टू गो और टू अवेट ये भी लिख सकते हो, लेकिन वो सुपरफ्लूअस हो जाएगा जब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर वर्ब दो के लिए यूज हो सकती है। तो ये दोनों इन्फिनेटिव है, ईदर और से कनेक्ट किया है इसको। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही है, आगे चलते हैं। और इसमें ये भी मेंशन है कि टेंस, प्रोनाउंस और एडवर्ब जो हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गए जो हमने किसके अंदर सीखा था, जो हमने सीखा था अजर्टिव सेंटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेंज ऑफ लेट। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस साल क्वेश्चन आया था इसमें। इस साल सीएपीएफ का ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखते हैं पहले। ये आई थिंक दैट वाज, हाँ वॉइस चेंज में आया था, सॉरी वो सॉरी इस साल ये वॉइस में आया था, लेकिन इसको देख लो थोड़ा, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको ये वाला केस कभी मिले, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए बोले, अगर उसमें लेट लिखा हो कहीं पे, तो लेट को कैसे चेंज करोगे वो समझ में आना चाहिए। अगर लेट का मतलब प्रपोजल और सजेशन से है तो ये चेंज होगा, अगर लेट का मतलब रिक्वेस्ट से है तो चेंज ऐसे होगा, अगर लेट का मतलब ऑर्डर से है तो चेंज ऐसे होगा, अगर लेट का मतलब डोंट केयर से है तो चेंज ऐसे होगा। ठीक है, अगर लेट का मतलब प्रपोजल से है और सजेशन से है तो लेट को ड्रॉप करके आप प्रपोज लिख दोगे। ठीक है, he said let us go to the movie, what is it? It is a proposal, let us go to the movie। तो यहाँ पे आपने let को ड्रॉप करके क्या किया, प्रपोज वर्ब यूज कर लिया। let एज अ रिक्वेस्ट है तो आप रिक्वेस्ट यूज करोगे, रवि सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम, यहाँ पे let जो है इट्स अ रिक्वेस्ट, सो रवि रिक्वेस्टेड द मैनेजर दैट ही माइट बी अलाउड टू गो होम। उसके बाद अगर let एज एन ऑर्डर यूज होगा तो इस तरह से चेंज होगा। इसके अंदर पूरा आधे घंटे का ये कॉन्सेप्ट है, ये लेट वाला, कि ये चेंजेस हो कैसे रहे, रिक्वेस्ट के साथ हम कैसे माइट यूज करें, ऑर्डर के साथ हम कैसे अलाउड जो लिखा है इसके अंदर, लेट द कस्टमर टू कम इन, लेट द कस्टमर इन। तो ऑर्डर के साथ ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रिक्वेस्ट के साथ हम अलाउड कैसे यूज़ करें। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें आधा घंटा लगेगा, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसको। दैट इज़ अवर ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। तो वो क्या हो गया, इसमें थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट भी होगी हमारी। ये वॉइसेस का क्वेश्चन है, गलत डाल दिया मैंने इसमें। अब हम देखते हैं कि सीएपीएफ 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था इंपेरेटिव सेंटेंस से। यहाँ पे देखो, माय टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। आपको एक इसके अंदर चेंज करना है भाई, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। अब सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको किस टाइप का सेंटेंस है, जो कि ऑलरेडी ये मैंने कैटेगराइज कर रखा है कि भाई ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे पता लगा इंपेरेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। तो ये इसका मतलब क्या है? एडवाइस है। जब ये एडवाइस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करना पड़ेगा, सैड टू जो लिखा है ये किसके अंदर चेंज करोगे, या तो ऑर्डर के अंदर, आस्ट के अंदर, एडवाइस के अंदर है। हेयर इट इज व्हाट, इट इज एन एडवाइस, राइट। तो आप क्या करोगे, सैड टू को एडवाइस के अंदर चेंज कर दोगे, कर दिया। उसके बाद जो कोमा, इन्वर्टेड कोमा है, उसको ड्रॉप करके क्या लिखोगे, टू, राइट। दैट माई टीचर सैड टू मी टू लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। तो आप यहाँ पे टू यूज करोगे। उसके बाद यू जो है, व्हाट इज इट, यू जो है इट इज अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, मी, दैट इज अ फर्स्ट पर्सन। तो यू की जगह आप क्या लिखोगे, आई लिखोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, टू लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे आई इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं थी। हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जो है छोड़ दिया, हमने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा नहीं। यहाँ अगर आप टू इस तरह से चेंज करोगे, लेकिन हमने इसमें चेंजेस जरूर किए हैं। यो में, योर्स में हमने योर के अंदर चेंज जरूर किया है। योर भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि योर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन योर का भी आपको कौन सा, मी का कौन सा केस चाहिएगा, आपको मी का डिटर्मिनर चाहिएगा, आई मी। ठीक है, तो डिटर्मिनर इसका क्या होगा, माई होगा। तो आई, मी और माई, माई डिटर्मिनर होता है, यू का डिटर्मिनर यू हो गया। ठीक है, पॉजेसिव केस का डिटर्मिनर। तो आपने इसकी जगह माई लिख लिया योर की जगह, तो योर लाइफ मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुली। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका इसका चेंज करने का क्या हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। अगर सपोज कीजिए आप टू का यूज ना करें, टू और नॉट टू का ना यूज करें, आप दैट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन दैट के बाद आपको पूरी क्लोज लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्लोज नहीं लिखी, ध्यान से देखो, अंडरस्टैंड दिस वर्ड। माई टीचर एडवाइज मी टू लर्न टू लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। यहाँ पे मैंने ये क्लोज नहीं लिखी है, ये जस्ट इन्फिनेटिव है, ये इन्फिनेटिव है, समझ गए आप। इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वही लिखा मैंने, टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लिख दी लिव,
उसके बाद माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, मीनिंगफुली क्या हो गया एडवर्ब, ब्यूटीफुली क्या हो गया एडवर्ब, ओके, जो कि किसको बता रहे हैं, आपकी लाइफ को, वो आपकी लाइफ के लिए यूज हुआ है, आपकी जो लाइफ है, लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, ये मीनिंगफुली और ब्यूटीफुली एडजेक्टिव है, सॉरी ये एडजेक्टिव लाइफ के लिए यूज हुए हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा। अगर मैं इसको दैट कंजंक्शन के साथ यूज करूँ, माई टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड लर्न टू लिव माई लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली, तो इसमें ये लिखा है। यहाँ पे दैट के बाद मैंने पूरी की पूरी क्लोज यूज की है। क्लोज आपको समझ में आता होगा, उसके अंदर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आई को यूज किया किसके अगेंस्ट, यू के। उसके बाद मैंने शुड को यूज किया, शुड लर्न का कुछ नहीं होगा, शुड शुड ही रहता है, लर्न सेम ही रहेगा। टू लिव माई लाइफ, योर्स चेंज हो गया माई के अंदर, लाइफ मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुली। जो दो तरीके हैं इसको चेंज करने के, दोनों तरीके सही हैं, जोन सा तरीका अच्छा लगे वो कर लेना, दोनों मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज किया जाएगा, वो देख लेते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सीएपीएफ में इसका क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन होगा। अगर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाता है तो आपको कंफर्म हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सैड लिखा है कहीं पे, तो आप उसको एक्सक्लेम्ड विद जोए, सोरो, सरप्राइज के अंदर चेंज कर दोगे, ठीक है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद जोए और क्राई आउट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कहीं पे सैड लिखा है। दूसरी चीज, एक्सक्लेमेटरी वर्ड एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो ड्रॉप किए जाएंगे जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करोगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। पोर्टिया सैड, किसी का नाम है पोर्टिया सैड, गुड हेवंस आई एम रूइंड। एक तो ये है, इसमें कहीं पे एक्सक्लेमेटरी साइन नहीं है, लेकिन इसके अंदर हमें ये पर्टिकुलर चीजें तो मिलेगी, गुड हेवंस, ओके, हाउ क्लेवर आई एम, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, यहाँ पे भी होना चाहिए था, शायद वो मैंने गलती से लिखा नहीं है, ओके। तो इसमें आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे सैड को चेंज कर दोगे इसके अंदर एक्सक्लेम्ड विद सोरो। पोर्टिया सैड, गुड गुड हेवंस आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, एक सडन सोरो है। सो पोर्टिया सैड एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट शी वॉज रूइंड। यहाँ पे कोमा, इन्वर्टेड कोमा ड्रॉप करने के बाद आप दैट यूज करोगे, और प्रोनाउंस के अंदर जो चेंज होता आ रहा है वही चेंज होगा। आई इज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, पोर्टिया। अब उसका मुझे जेंडर तो नहीं पता क्या है, ये शी है, लेकिन इसमें शी इसने यूज किया, दैट इज गुड। आई एम रूंड इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्लस इसके अंदर जो वॉइस है दैट इज एक्टिव वॉइस, और इसके अंदर जो वॉइस है वो भी क्या है, सॉरी इसके अंदर जो वॉइस है दैट इज पैसिव वॉइस, क्योंकि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो यहाँ पे भी पैसिव वॉइस ही रहेगी। तो वॉइस भी चेंज नहीं करना है, ध्यान रखो। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो वॉइस के अंदर भी चेंज नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखो। टेंस के अंदर जरूर चेंज होगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चेंज कर दिया। इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करके दैट का यूज करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद टेंस, प्रोनाउन और एडवर्ब्स जो भी हैं वो चेंजेस सेम रहेंगे जो अभी तक अजर्टिव सेंटेंस में हम देखते आए हैं, ओके। कुछ एक चीजें इसके अंदर ये मेंशन है, अगर आपको ये इस तरह की चीजें मिल जाए कहीं पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, व्हाट, ओ, गुड हेवंस, हुर्रे, तो आप उनको चेंज करोगे जोए, सोरो, सरप्राइज के अंदर। अगर ब्रावो मिलेगा तो अप्लोज और अप्रिसिएशन के अंदर, हार्क मिलेगा तो लिसन, फी और फू मिलेगा तो कंटेम्प्ट, ये वर्ड यूज कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे भी ये इस तरह के एक्सप्रेशंस आपको मिलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर, उनको आप इन वर्ब्स के अंदर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी साइन ड्रॉप करना पड़ेगा वाइल चेंजिंग अ वन पर्टिकुलर डायरेक्ट स्पीच इनटू अ इनडायरेक्ट स्पीच। एक प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। प्रीवियस क्वेश्चन देखिए 2023 के अंदर पूछा था। क्वेश्चन वाज ही सैड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखो, आपको एक बार तो लग रहा होगा सर इसमें WH फैमिली की शुरुआत हुई है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर WH फैमिली से शुरू हुआ है, वेयर लिखा है, तो दैट मीन्स इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेकिन कंफर्म कहाँ से हुआ, यहाँ से, कि ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, इसने कंफर्म कर दिया। तो इसको हम किस हिसाब से चेंज करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ से। तो सैड की जगह आप क्या लिखोगे, आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर एसेंस क्या है। ही सैड वेयर आई विल बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो ये थोड़ा सा क्या है, इसमें पजल्ड है, इमेजिन कर रहा है, तो इसके अंदर वंडर्ड यूज कर सकते हो या फिर आस्ट यूज कर सकते हो। ही आस्ट और वंडर्ड। उसके बाद क्या है, आप वेयर का ही यूज करोगे, क्योंकि वेयर जो है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो कंजंक्शन की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो आपने यहाँ पे वेयर का ही यूज कर लिया, ही आस्ट वेयर। अब जो विल है, ये विल जो है कहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट क्या है, आई। ध्यान से देखो, पहले प्रोनाउन के अंदर चेंज करते हैं, सॉरी इसको भूल जाओ, स्टेप्स में चेंज करते हैं।
पहले सबसे पहले बताओ प्रोनाउंस में के अंदर क्या चेंज आएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही। तो आई को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा, ही। दूसरा विल जो है, विल को चेंज करके अंदर क्या लिखूंगा, विल वुड के अंदर चेंज हो जाता है, ये भी हो गया। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम, दिस भी चेंज हो जाता है दैट के अंदर। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर किसके अंदर चेंज हो जाएगा, द फॉलोइंग ईयर के अंदर। तो दैट टाइम और द फॉलोइंग ईयर ये इसके अंदर चेंज हो जाएगा। तो इतना समझ में आया। ही आस्क्ड और वंडर वेयर ही वुड बी दैट टाइम द फॉलोइंग ईयर। ये काफी आसान था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके एग्जाम में आ चुका है सीपीएफ के अंदर। ऑप्टेटिव देखते हैं जिसके अंदर कोई प्रेयर हो, कोई विश हो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसके अंदर प्रेयर और विश तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो ऑप्टेटिव है। इसका जो जनरल चेंज होगा बस इसमें आपको ये लिखना है विश और ब्लेस्ड, जब आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, प्रे, विश, ब्लेस्ड। और इसका चेंज जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह ही होगा, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो दिया है वही होगा। एक्सक्लेमेटरी साइन ड्रॉप होगा, दैट कंजंक्शन का यूज होगा, इन्वर्टेड कोमा को ड्रॉप करने के बाद। टेंसेस, प्रोनाउन और एडवर्ब्स के अंदर जो चेंज अभी अभी तक हम सीखते आए हैं पॉजिटिव सेंटेंस में जो बताया था वही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आया तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे करा नहीं सकता, क्योंकि यूपीएससी ने सीपीएफ में इस पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछा है। अब आते हैं ग्रामर 4.0 की बात। ये जो आपको चीजें मिल रही हैं, दीज आर टू सम एक्सटेंट, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है इस एग्जाम को जानने के लिए। और अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है, चीज़ें और भी सेग्रीगेटेड चाहिए, चीज़ें और भी एडवांस लेवल की चाहिए, चीज़ें आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ग्रामर 4.0 वेयर आई कैन एड्रेस योर डाउट ऑल्सो। यू कैन आस्क सर्टेन डाउट्स इन डाउट क्लासेस, प्लस स्टडी मटेरियल, पीडीएफ जो भी होती है, वीडियो लेक्चर्स का एक्सेस, आप उनको एक्सेस कर सकते हो। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आपको थीम वाइज, या फिर मैंने इन मॉड्यूल में डिवाइड किया कि वॉइसेस, नरेशन, कंडीशनल्स एंड कंजंक्शंस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। फ्रेजल वर्ब्स हो गया, ईडियम्स हो गया, उसके साथ आप देखोगे नरेशन हो गया, राइट। तो मैंने इनको मॉड्यूल्स के अंदर क्या किया है, डिवाइड किया। एट द सेम टाइम एक्टिव, पैसिव, क्वेश्चन टैग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी थीम वाइज डिवाइड किया। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने क्या किया है, नरेशन, वॉइसेस, कंडीशनल और इन सभी के PYQs जो सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर भी आए हैं। कंपलसरी इंग्लिश का पेपर होता है सिविल सर्विस एग्जाम में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के अंदर जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर जनरल इंग्लिश का पेपर होता है। वहां पे आपकी जो CAPF के अंदर जो इंग्लिश आती है, दैट इज रियली रियली सिमिलर टू CAPF इंग्लिश। उन सभी PYQ क्वेश्चंस को मैंने 15 साल के PYQ जो क्वेश्चंस है सबको सोल्व किया है, डिटेल सॉल्यूशन है, सेग्रीगेट किया है, so you can access to those PDFs also in grammar 4.0. Another one more important program we are running is that is Samadhan 4.0, and that is really important for you to know. समाधान 4.0 बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। पेपर 2 की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव दिस कोर्स ऑन इंटरनेट, एंड आई कैन से इट प्राउडली दैट वी आर डूइंग अ वेरी गुड वर्क। हमें ये काम आता है पेपर 2 पढ़ाना, बहुत एडवांस तरीके से हम पढ़ाते हैं, और चीज़ जो लोगों के लिए काम भी कर रहा है। सो आई कैन से दैट आवर बैच, आवर कोर्स इज द बेस्ट इन द करंट मार्केट। अगर आप कितनी भी रिसर्च कर लो, यू कैन टेक द फीडबैक ऑल्सो। और मैं किसी एरोगेंस से नहीं कह रहा, आई एम टेलिंग विद सम ऑनेस्टी, विद सम कॉन्फिडेंस। आपको चेहरे पे कहीं एरोगेंस नहीं दिखेगा। आई कैन ओनली से दैट समाधान 4.0 इज द ओनली थिंग यू शुड डू फॉर, अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो। सो कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेयर्स में हम पढ़ाई करते हैं। बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ें उसके ऊपर हम लाते हैं, बेसिक देन एडवांस, देन विल ट्राई टू सोल्व व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन द 4th स्टेज व्हाट विल ट्राई टू डू इज, 4th स्टेज में हम क्या करते हैं, आपको टेस्ट लिखने के लिए बोलते हैं। तो 4 स्टेज प्रोग्राम है। प्लस इन एडिशन मैगजीन्स विल बी गिवन, मंथली मैगजीन्स। इन एडिशन डेली करंट अफेयर वुड बी गिवन ऑफ इंडियन एक्सप्रेस की समरी। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड इट, कोई और नहीं है, कहीं से उसको आउटसोर्स नहीं किया हुआ, कहीं कोई सेकेंडरी टीचर नहीं रखा हुआ। आई माई सेल्फ डू इट, एंड आई एम द फेस, आई एम द टीचर, आई एम द वन हु विल बी टीचिंग। ओके, सो आई एम द डायरेक्टली, आई एम द वन हु वुड बी अकाउंटेबल फॉर इट। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो समाधान 4.0, बहुत सारी चीज़ें इसमें, मैं इसमें 2 घंटे यहाँ पे बता सकता हूँ कि क्या करने वाला हूँ, लेकिन
अगर आपको पता चल गया होगा अभी तक तो टीचिंग अगर आपको समझ में आएगी तो आप ज्वाइन कर ही लोगे, चलो ठीक है, आपके फ़ायदे की बात है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, आई एंड हेयर। और इसके बाद एक नया टॉपिक देखेंगे, नरेशन कंप्लीट हो गया है, तो ग्रामर के अंदर और देखते हैं अभी आगे क्या करते हैं। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।